हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और इसके जो दूसरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और आज उसके हम जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से देखना है, बहुत ही बढ़िया तरह से। तो हमने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है इसमें जो सन 2023 में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आपको बेटा बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करना है, जैसे ही आपको एग्जाम में दिखाई दे और आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है बेटा, तो चैप्टर आपका लॉस्ट स्प्रिंग और मैंने आपको पहले बता चुका हूं अनीस जंग इसकी लेखिका हैं और सबसे खास बात ये इंडियन लेखक हैं, भारतीय। तो एग्जाम में ऐसा होता है कि भले ही आपके कितने भी विदेशी राइटर हों लेकिन एक राइटर तो इंडिया का है, तो उसमें से आपको कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। हु वाज साहेब, हु मिस कौन। तो देखो इसकी जो स्टोरी थी यदि आपके माइंड में होगी तो मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन का जो वर्ड है, जो क्वेश्चन का जो मीनिंग है, उसको समझते ही आंसर आपके माइंड में उभर के आ जाएगा। तो हु वाज साहेब, साहेब कौन था। व्हाट वाज द प्लाइट, और उसकी क्या स्थिति थी, यानी क्या स्थिति थी, साहेब कौन था, क्या स्थिति थी। दैट कंप्लेंट, जो बाध्य किया गया। हिम वॉन्डर इन स्ट्रीट, गलियों में घूमने के लिए। ऑफ दिल्ली रैग पिकिंग, किसके लिए, कूड़ा करकट बीनने के लिए। तो देखो इसको एक शब्द में समझिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन का मीनिंग आपके माइंड में नहीं आएगा तो आंसर क्या लिखोगे। तो बेटा क्वेश्चन का मीनिंग बहुत ही समझना बहुत ही जरूरी है। यदि आपने क्वेश्चन का मीनिंग ठीक से समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि 50% आंसर तो आपके माइंड में स्वतः ही आ जाता है। तो क्या समझे, पहली बात क्या है कि हु वाज साहिब, साहिब कौन था, पहली बात तो आपकी ये हो गई। दूसरी बात व्हाट वाज द प्लाइट, प्लाइट में स्थिति, यानी कि उसकी क्या स्थिति थी, उसकी क्या स्थिति थी। दैट कंपेल, जिसे बाध्य किया गया। हिम टू वॉन्डर, घूमने के लिए, जिसको बाध्य किया गया घूमने के लिए। इन द स्ट्रीट, गलियों में। ऑफ दिल्ली, दिल्ली की गलियों में जिसे घूमने के लिए बाध्य किया गया। फॉर रैग पिकिंग, किसके लिए, कूड़ा करकट बीनने के लिए। तो उसे कूड़ा करकट बीनने के लिए दिल्ली की गलियों में क्यों बाध्य किया गया, समझ गए होंगे। ठीक बेटा, अब इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में है। 3 पार्ट में, 3 पार्ट का मतलब जो आपके 3 पार्ट के लिए अगर हम 3-3 लाइन भी सेलेक्ट करते हैं तो कम से कम आपकी 9 लाइन हो गई। ठीक है, 9 लाइन हो गई आपकी, और जब आपकी 9 लाइन पूरी हो जाएंगी तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक, तो साहेब वाज द रैग पिकर, साहेब बाज माने था, द रैग पिकर में क्या होता है, कूड़ा करकट बीनने वाला। क्या होता है बेटा, कूड़ा करकट बीनने वाला। तो कह सकते हैं कि साहेब जो था वो कूड़ा करकट बीनने वाला लड़का था। हु माने जो, लेफ्ट, जो या जिसने एक ही बात है, जिसने छोड़ दिया था। किसको छोड़ दिया था, ढाका। ढाका एक बांग्लादेश का ही एक क्षेत्र है। तो हम स्वतंत्र हैं इसके लिए, या तो हम ढाका लिख दें या फिर बांग्लादेश लिख दें। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर दोनों को लिखना जरूरी है। मैंने यहाँ पर दोनों इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप इसको ठीक से समझ सकें। यदि आपको ढाका शब्द नहीं याद रहता है तो आप वहां पर बांग्लादेश भी लिख सकते हैं। तो जिसने छोड़ दिया था किसको, बांग्लादेश को। तो फिर से लेंगे, साहेब एक कूड़ा बीनने वाला लड़का था और जिसने ढाका या बांग्लादेश को छोड़ दिया था। एंड ही केम, और वह आ गया था। एंड ही केम, और वह आ गया था। टू बिग सिटी, कहां पर आ गया था, एक बड़े शहर में आ गया था। सीमापुरी, जो दिल्ली के जो नजदीक है, एक सीमापुरी एक क्षेत्र है। हमने जब आपको इसकी हिस्ट्री बताई थी तो आपने समझा होगा सीमापुरी क्या है। सीमापुरी दिल्ली से कुछ मील दूर एक क्षेत्र है, बहुत ही उजाड़ क्षेत्र है। कैसा है,
बहुत ही उजाड़ क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत सारी मकान बने हुए हैं, लेकिन मकान भी कैसे हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और वहाँ पर जो गलियाँ हैं बहुत ही छोटी छोटी सकरी गलियाँ हैं। और ख़ास बात क्या है कि वहाँ जो पानी होता है वेस्ट निकलने के लिए, उस पानी के निकलने के लिए कोई भी गली नहीं है। तो इसलिए पानी जो है वो सड़क पर इधर उधर घूमता फिरता है या इधर उधर फैला हुआ रहता है। तो ये उसकी खास बात है। लेकिन अब सीमापुरी में बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है। ये 1971 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 1971 से अब तो काफ़ी समय हो गया है। ठीक है बेटा। इन सर्च ऑफ मनी, तो वो क्यों घूम रहे, बड़े शहरों में क्यों आए थे, सीमापुरी में इन सर्च ऑफ मनी, किसकी खोज में, पैसे की खोज में आए थे, वो पैसे की तलाश में आए थे। हिज होम, उनके जो घर थे, एंड हिज ग्रीन फील्ड, और उनके जो हरे भरे खेत थे, यानी उनके जो घर थे, किनके, जो ढाका से, जो बांग्लादेश से जो इंडिया में सीमापुरी में आए हैं, तो उनके वहां पर खेत होंगे। तो उनके जो खेत थे, या कह सकते हैं उनके और घर, यानी घर और खेत दोनों ही आर इन ढाका, कहाँ पे हैं, वो ढाका में हैं। यानी कि जो साहिब लड़का है उसका जो मकान है, उसका जो घर है, वो कहाँ पे है, वो ढाका में है। और उनके जो हरे भरे खेत हैं वो भी ढाका में ही हैं। अब बात आती है कि वो यहां पर क्यों आए, तो इस चीज को भी देख लेते हैं। इट इज डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म्स, यानी कि उनका जो सब कुछ था, खेत मान लीजिए, घर मान लीजिए, और भी बहुत सारी चीजें थी, वो क्या हुआ कि वो सब स्टॉर्म्स यानी कि तूफान, वहां पर कई लगातार तूफान आए थे। बांग्लादेश में बेटा कई लगातार तूफान आए थे, तो लोगों के जो घर थे, लोगों के जो घर थे, खेत थे, सब बर्बाद हो गए थे, सब लॉस्ट हो गए थे। तो इसीलिए वो वहां से जीविका कमाने की दृष्टि से, अपने लिए जीने के लिए साधन जुटाने के लिए वो वहां से भागकर कहाँ आ गए थे बेटा, सीमापुरी आ गए थे। तो समझ गए होंगे आप। एंड दे वर सो पुअर, और वे इतने गरीब थे, दे वर सो पुअर, वे बहुत ज्यादा गरीब थे कह सकते हैं, या इतने गरीब थे, दे कुड नॉट गो टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल भी नहीं जा सकते थे। यानी बेटा कहा जाए तो वो इतने गरीब थे कि वो स्कूल भी नहीं जा सकते थे। एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर करेंगे, एग्जाम में आपको ये कहना, ये हमें सुनना ना पड़े कि सर हमको इस वर्ड का मीनिंग नहीं आया था, सर इस सेंटेंस का तो मतलब ही नहीं पता था, हम कैसे लिखते। इसीलिए मैं आपको तैयार करा रहा हूं, इसीलिए आप इन क्वेश्चनों को अभी से तैयार करके रख देना, और जब एग्जाम का टाइम आए उनको एक दो बार पढ़ जाना अच्छी तरह से, और आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो हिज हाउस, यानी उनके जो घर थे, वाज नॉट, नहीं थे, इवन डिस्टेंट मेमोरी, यानी कि साहिब कह रहा है कि जो हमारे घर थे, कहां पर, ढाका में, जो ढाका में बांग्लादेश में हमारे घर थे, अब तो वो मेरी यादगार में भी नहीं है। यानी कि हमारा घर कैसा बना हुआ था, हमारा घर कहां पर था, कितने कमरे थे, कितने सब कुछ थे वहां पर, तो अब ऐसा उसकी मेमोरी जो यादगार है उसको क्या बोलते हैं बेटा, यादगार। यानी कि साहब कह रहा है कि अब मुझे कुछ भी नहीं पता है कि मेरा घर कहाँ स्थित है, मेरा घर कैसा था। समझ गए ना, ठीक बेटा। एंड साहेब वाज वेरी पुअर चाइल्ड, और साहेब जो था बहुत ही गरीब बच्चा था। सो ही लेफ्ट बांग्लादेश, या ऐसे कह सकते हैं द सिटी ऑफ ढाका, इसीलिए उसने क्या किया, उसने बांग्लादेश या ढाका के शहर को छोड़ दिया। एंड केम टू सीमापुरी, और वो कहाँ आ गए, सीमापुरी में आ गए। दिल्ली इन सर्च ऑफ बिग गोल्ड, सर्च ऑफ गोल्ड एंड मनी, किसके लिए, यानी कि पैसा, सोना और भोजन कह सकते हैं, इन चीजों की तलाश में। और वो कहाँ गए, वो इंडिया यानी कि सीमापुरी में आ गए। एंड हिज फादर, देखो यहां पर या तो आप हिज फादर लीजिए, या फिर इन दोनों वर्डों को काट के आप देयर लिख दीजिए।
तो क्या हो जाएगा ये देयर पेरेंट्स। ये मैंने जब टाइप करने के लिए दिया था तो ये आपको एक ब्रैकेट में था और ये एक यानी कि अलग एक उसमें था। तो कोई बात नहीं, दोनों ही वर्ड ठीक हैं। चाहो तो आप हिज फादर यूज कर सकते हो या फिर देयर पेरेंट्स कर सकते हो। हिज फादर यूज कर लो इस तरह से, हिज फादर, तो अब ये यहां से शुरू हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर आपकी एच भी चेंज होगी बेटा, क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। और आप कहोगे देयर पेरेंट्स, तो देयर पेरेंट्स के हिसाब से बिल्कुल सही रहेगा। तो आप देयर पेरेंट्स को ही रखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको समझ में भी अच्छी तरह से आ जाए। तो देयर पेरेंट्स यानी कि उनके जो माता पिता थे, वर डिपेंड, क्या थे बेटा, आश्रित थे, डिपेंड थे, आश्रित थे, ऑफ किस पर, रैग पिकिंग, किस पर बेटा, कूड़ा करकट बीनने पर ही आश्रित थे। किसके लिए, ऑन फॉर हिज लिवलीहुड, किसके लिए बेटा, अपनी आजीविका के लिए। यानी कहा जाए तो उनके जो माता पिता थे वो भी किस पर आधारित थे, वो भी इस कूड़े करकट को बीनने पर ही आधारित थे कि इसके माध्यम से क्या होगा, हमको 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, हमको भोजन मिल जाएगा, किससे, इस कूड़ा करकट को बीनने से। तो आपने देखा होगा आज भी जो ये काम है कूड़ा करकट बीनने का, बहुत भी बड़े पैमाने पर किया जाता है, बड़े स्केल पर किया जाता है। और यदि आप किसी गांव से बिलोंग करते होंगे या किसी कस्बे से बिलोंग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि गलियों में रिक्शा लेके, साइकिल लेके और भी बड़े वाहन लेके लोग घूमते हैं कबाड़े के लिए कि कबाड़ा बेचो। सिर्फ उसी काम में थोड़ा सा क्या कर दिया है, सुधार कर दिया है। पहले लोग बीनता था, अब लोग खरीदता है, क्योंकि पहले लोग वेस्ट चीजों को क्या करता था, फेंक देता था, और फिर उसमें से जो गरीब लोग होते थे उन चीजों को उसमें से पॉलिथीन निकाल ली, बोतल निकाल ली, और कोई आइटम मिल गया उसको अलग छांट देते थे। बट आज उस चीज को बॉट करते हैं, उसको खरीद लेते हैं, बस इतना ही अंतर है। क्योंकि ये बात आप पस्ते से जानते हैं कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलना प्रकृति का नियम है। तो सुधार तो हर चीज में होता है। पहले कैसे पढ़ाई होती थी, अब कैसे पढ़ाई हो रही है, आपको साफ नजर आ रहा होगा, ठीक बेटा। पहले एक बार में 1 2 4 6 10 बच्चों को पढ़ा पाते थे, लेकिन आज क्या हो रहा है, एक बार में लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो चेंजिंग है ना, तो कह दिया ना कि चेंज द लॉ ऑफ नेचर, बदलना प्रकृति का नियम है। नाउ मिस, अब ही बिकेम ए रैक पिकर, अब वो क्या बन गया है, अब वो एक कूड़ा बीनने वाला बन गया है। एंड ही वॉन्डर, और वह घूमता है, हेयर एंड देयर, यानी कि इधर उधर। तो कह सकते हैं कि अब वह इधर उधर घूमता है, इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, कहाँ घूमता है, दिल्ली की गलियों में। यानी कि दिल्ली की गलियों में अब वो इधर उधर घूमता है, क्योंकि वो क्या बन गया है, अब वो रैक पिकर बन गया है, यानी कि कूड़ा बीनने वाला बन गया है। फॉर द सर्च ऑफ कॉइन्स, किसके लिए, सिक्कों की खोज के लिए। इन द गार्बेज डंप, जो कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं उनमें ढूंढता है कि कुछ कॉइन्स हमको मिल जाएं। एंड देयर पॉवर्टी, और उनकी जो गरीबी है, देयर पॉवर्टी, और उनकी जो गरीबी है, वाज द प्लाइट, क्या है, एक स्थिति है। ये सब किसके कारण हुआ है, ये सब गरीबी के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ बेटा, गरीबी के कारण। न गरीब होते, न ये कंडीशन होती, न कूड़ा बीनना पड़ता, न कुछ करना पड़ता। अब काम तो देखो हर व्यक्ति को करने पड़ते हैं, आप सभी समझदार हैं, कोई कैसा काम करता है, कोई कैसा काम करता है, जीविका के लिए कुछ तो करना पड़ता है, ठीक है। डेट कंपेल, जो बाध्य करता है, यानी कि उसकी जो गरीबी थी उसकी स्थिति के कारण, किसकी, गरीबी की स्थिति के कारण जो बाध्य करता है। साहिब एंड हिज फ्रेंड, किसको, साहिब और उसके मित्रों को। लाइक द रैग पिकिंग, कि उन्हें जो कूड़ा करकट बीनना था वो उन्हें पसंद आया। क्यों पसंद आया, उन्हें बाध्य किया गया, उन्हें विवश किया गया। किसके कारण, विवश करना मजबूरी होती है। सपोज देन यदि आप नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, तो आपको पढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एग्जाम का आपके ऊपर प्रेशर है।
फादर का भी प्रेशर है क्योंकि वो भी फीस पे करते हैं, ठीक है ना। टीचर्स का भी प्रेशर है क्योंकि वो फीस लेते हैं। इस तरह से सब कुछ किस में हो रहा है, प्रेशर, यानी कि कंपेयर, सब कुछ दबाव में होता है। दबाव नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा तो कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करेगा, ठीक है। तो बेटा बहुत इससे समझ गए होंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। बहुत ही बढ़िया तरह से याद करना है, हो सकता है कि सन 2023 में आपको देखने को मिल जाए, इसलिए अच्छी तरह से इसको याद करके रख लेना, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कमेंट देख लेते हैं, देखते हैं कि बच्चे क्या कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग आदर्श। क्लास चल रही है बेटा, क्लास को देखो। अमित यादव गुड मॉर्निंग। देखो सभी के लिए गुड मॉर्निंग। और मैं आपको बता दिया है कि जो हमारी क्लास का टाइम है वो मॉर्निंग 6 o'clock है। डेली हमारा यही शेड्यूल है। हम यही बता चुके हैं कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है या वाईफाई की दिक्कत होती है तभी क्लास का हमारा जो टाइम होता है वो चेंज होता है। अदरवाइज क्लास का टाइम चेंज करने का कोई दायित्व ही नहीं है। और सबसे खास बात, मैं अपने वर्क के प्रति बहुत ज़्यादा सिंसियर रहता हूँ। जो मुझे करना है वो करना है, यानी मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाना है तो पढ़ाना है, चाहे भले ही कोई कंडीशन हो। तो बेटा और आपका भी उद्देश्य है कि समय पर पढ़ना, ठीक है। तो मॉर्निंग 6 o'clock टाइम से आप आ जा करें तो क्लास को अच्छी तरह से कर लिया करें। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है और इसको भी आपको बढ़िया तरह से तैयार करना है। हो सकता है कि वो नहीं तो ये देखने को मिल जाए, एक तो देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट एन अकाउंट ऑफ बांग्लादेशी स्क्वैटर्स, यानी कि जो बांग्लादेशी स्क्वैटर्स थे या हम कह सकते हैं बांग्लादेशी बासिंदे थे या बांग्लादेश में जो बांग्लादेश के रहने वाले लोग थे उनके बारे में इन सीमापुरी, तो कहाँ आ गए थे वो, सीमापुरी में आ गए थे। एज डेस्क्राइब, उनका वर्णन कीजिए। वाई द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि अब आपको मैं पहले एक एक देखो, राइट मिस लिखो, एन अकाउंट ऑफ बांग्लादेशी स्क्वैटर, बांग्लादेशी लोगों के बारे में लिखिए जो वहां पर जो बस गए हैं, बसे हुए हैं। स्क्वैटर मिस क्या होता है, बसे हुए हैं। कहां पर, इन सीमापुरी। कहां बसे हुए हैं बेटा, सीमापुरी में बसे हुए। एज डेस्क्राइब, उनका वर्णन कीजिए। बाय द ऑथर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, तो अब ऐसे कहोगे कि जो आपका लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर है और उसकी जो लेखिका हैं अनीस जंग, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वर्णन किया है किसका, जो बांग्लादेश से लोग आए हैं और जो सीमापुरी में बसे हुए हैं उन लोगों का वर्णन कीजिए। तो कहने का मतलब है कि आपको एक तरह से जो चैप्टर है उसकी आपको एक तरह से समरी देनी है। क्या देनी है बेटा, समरी। समरी में क्या होता है कि जो थोड़ी सी, यानी कि पूरी जो कहानी होती है उसको एक छोटे रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। तो कहा जाए तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखना है, तो ऐसी जगह हम ऐसे क्वेश्चनों का आंसर लिखने पर वो हमारा सही आंसर हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर में हर चीज रखी हुई है। मानो एग्जाम में वो जो भी चीज पूछता है वो इसके आंसर में आपको मिल जाएगी। क्यों कि वो चीज समरी में मिल जाएगी। भाई समरी में क्या होता है, समरी में हर चीज होती है, तो हर चीज आपको वहां मिल जाएगी, मिल जाएगी ना, मिल जाएगी। मान लो उसने जो भी कुछ पूछा तो समरी से अलग तो पूछेगा नहीं, उसी में से पूछेगा, तो वो चीज जो है वो उसमें आपको मिल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉमन क्वेश्चन का काम करते हैं। सामान्य जो क्वेश्चन होते हैं कि क्वेश्चन आपका आ गया, आपको इतना पता है कि ये इस चैप्टर का है, किस चैप्टर का है, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या करना है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप उसको छोड़ दोगे। छोड़ दोगे तो क्या होगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा।
लेकिन आपको वो छोड़ना नहीं है। ये जो हम कॉमन क्वेश्चन जो आंसर लिखाते हैं वो उसी बेस पर लिखाते हैं कि आपको वो उस क्वेश्चन के आंसर में हेल्प करेगा। कुछ आप इसमें से लिखोगे, कुछ उस क्वेश्चन के बेस पर लिखोगे, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। तो समझ गए होंगे बेटा इस चीज को कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, आंसर को शुरू करते हैं। सीमापुरी, तो सीमापुरी से आप पहले ही परिचित हैं, दिल्ली से कुछ मील दूरी पर है, एक बहुत ही बीहड़ क्षेत्र है जहां पर फिलहाल में बहुत सारे मकान बने हुए हैं। मकान भी कैसे हैं, जिन पर टीन पड़ी हुई है या त्रिपाल पड़ी हुई है, जिनको हम टेंट कह सकते हैं, तंबू कह सकते हैं। वहां पर 10,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं जो कूड़ा करकट बीनते हैं। तो ये सब बातें हमको सीमापुरी के बारे में जानकारी है ना। तो इन सब बातों को हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसरों में भर भर के लिखेंगे तो आंसर हमारा पूरा हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो बेटा सीमापुरी इज ए प्लेस, यानी सीमापुरी एक स्थान है ऑन द आउटसाइड, यानी बाहर की तरफ। कहां पर? सीमापुरी एक स्थान है आउटसाइड ऑफ दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली के बाहर एक क्षेत्र है, दिल्ली के बाहर एक स्थान है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको सीमापुरी बोलते हैं। सम पीपुल फ्रॉम बांग्लादेश केम, यानी कि कुछ लोग फ्रॉम कहां से? बांग्लादेश से। कुछ लोग बांग्लादेश से आए हेयर इन 1971। कब आए बेटा? 1971 में। कब आए? 1971 में। तो मैंने आपको बताया था कि 1971 में बांग्लादेश में बहुत सारे स्टॉर्म्स आए थे, बहुत सारे तूफान आए थे। तो वहां का जो जीवन था वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था। खेत जो थे वो खंडर बन गए थे, मकान भी खंडर बन गए थे, खेत बंजर हो गए थे, खेतों में जो फसल थी सब कुछ लॉस्ट हो गई थी। तो वहां के लोग क्या हुआ? बेकार हुए नहीं हुए। तो वो लोग वहां से जो दिल्ली के नजदीक भाग है, अब दिल्ली में तो जा नहीं सकते थे क्योंकि दिल्ली में जाएंगे तो सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी, राशन कार्ड भी दिखाना पड़ेगा, आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाना पड़ेगा, हर चीज दिखानी पड़ेगी। अब ऐसा उनके पास कुछ था नहीं, ऐसा उनके पास कुछ था नहीं कि जाके प्रोवाइड कर दे, लीजिए सर कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं। बांग्लादेश से आए हो तो दूसरे देश से आए हो, विदेशी कहलाओगे। और विदेशी के लिए क्या चाहिए? वीजा चाहिए, और वीजा उनके पास था नहीं। वीजा बनवाते कि भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते, भाई उनके पास तो खाने के लिए नहीं था तो वीजा कहाँ से बनवाते? तो वो सीमापुरी जो एक उजाड़ जगह थी जहां पर कोई नहीं रहता था, वहां पर सिर्फ धूल मिट्टी रहती थी। तो उन लोगों ने सोचा कि यहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जिसकी किसी को जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी जगह उन्होंने चुनी और वहां पर अपनी झोपड़ियां, टेंट, झुग्गी वहां पर बना ली। और वहां पर अब देखा क्या किया जाए। तो वहां पर क्या होता था, दिल्ली से जो गंदगी कूड़ा कचरा था तो वहां इकट्ठा होता था, वहां फेंक दिया जाता था। तो उन्होंने उस कूड़े को बीनना शुरू कर दिया और उनमें से जो अच्छे अच्छे पदार्थ थे उनको इकट्ठा किया, एक जगह किया और फिर वहां से जाकर उनको दिल्ली में बेचना शुरू कर दिया। इस तरह से उनको क्या मिला? उनको उनकी जीविका का साधन मिल गया। एक इसी में एक बहुत ही अच्छा थॉट है, मैं आपको बताऊंगा। एक कहानी है जो मेरी आंखों देखी कहानी है, लेकिन मैं किसी दिन इस बात पर चर्चा करूंगा क्योंकि इस समय बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है। एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है, तो पहले हमें यह देखना है, वो किसी दिन बाद में डिस्कस करेंगे। आप याद दिला देना कमेंट के माध्यम से। लेकिन फिलहाल में हमको ये देखना है कि जो बांग्लादेश से लोग आए थे, कब आए थे? 1971, यानी कि 1971 में आए थे। एंड साहेब फैमिली, और साहेब का परिवार, एंड साहेब फैमिली और साहेब का परिवार इज एमोंग देम, यानी इज एमोंग देम यानी उनमें था। यानी जो लोग 1971 में तूफान के कारण सीमापुरी आए थे तो उसमें साहेब का परिवार भी बेटा आया था। ठीक है, आगे देन माने तब। सीमापुरी वाज ए विल्डरनेस, क्या है? जब सीमापुरी क्या था? एक उजाड़ क्षेत्र था, एक जंगल था, कह सकते हैं। साफ शब्दों में कह सकते हैं कि सीमापुरी उस समय क्या था बेटा? एक जंगल था, उजाड़ था, बीहड़ था, इस तरह से बोल सकते हैं आप। और शुद्ध शब्दों में बोलना है तो कह सकते हैं कि सीमापुरी क्या था उस समय बेटा? एक जंगल था। अब जंगल सब तो सभी जानते हैं, समझ गए होंगे, बट हमें तो क्या करना है? अपना अर्थ फिट करना है और समझ में आना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही होता है कि खास तौर से क्या है? समझ में आना चाहिए, क्योंकि समझ में आ गया तो आप लिख भी सकते हैं। आगे
दीज पीपुल यानी कि ये जो लोग थे जो कहां से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, सेटल्ड हेयर, कहा क्या हुआ, वहां पर आके सेटल हो गए, सीमापुरी में आके बस गए। दे मेड वॉल्स, वहां पर उन्होंने दीवार बनाई, क्या बनाई, वॉल्स। वॉल्स में से क्या होता है बेटा, दीवार। और दीवार भी किसकी बनाई, ऑफ मड। मड में से क्या होता है, कीचड़। मड माने कीचड़ होता है, लेकिन यहाँ कीचड़ नहीं कहेंगे, यहाँ हम उसको गारा कहेंगे। जैसे कि मकान बनता है, जो अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं वो सीमेंट, बदरपुर, रोड़ी इसका प्रयोग करके दीवार को तैयार करते हैं ईंटों की सहायता से। लेकिन जो लो कैटेगरी के लोग होते हैं, जो कम पैसे वाले लोग होते हैं, तो वो उस सीमेंट और बारू बदरपुर की जगह पर क्या यूज करते हैं बेटा, वो मिट्टी को इकट्ठा किया और उसमें पानी डाल दिया और उस पर गूंद गूंद के उसको क्या बना लिया, उसका एक तरह से मसाला जैसे बन जाता है, जिसे हम गारा कहते हैं। तो उससे क्या किया, उससे दीवार बनाई जाती है। तो वहां पर भी लोगों ने क्या किया, दे मेड वॉल्स विद मड। किससे दीवार बनाई उन्होंने बेटा, मिट्टी और पानी को मिला के, और फिर उसको उससे क्या किया, उससे दीवार बनाई। विद रूफ्स, और छत भी बनाई। किससे बनाई छत, ऑफ टिन एंड त्रिपाल। किससे बनाई बेटा, टीन और त्रिपाल से। तो मैंने आपको पहले बताया था ना, मैंने इसको चैप्टर की आपको हिंदी पूरी बताई थी, ये बात उसमें भी आई होंगी, ऐसी कोई नई बात नहीं है। तो दीवार किसकी बनाई उन्होंने, दीवार मिट्टी की बनाई, उनके ऊपर टीन डाल लिया, जिसके पास टीन की व्यवस्था नहीं थी उसने त्रिपाल डाल ली। देयर इज नो सेवेज ड्रेन्स और रनिंग वाटर इन द एरिया, यानी कि जो एरिया में पानी घूमता रहता था, पानी घूमता रहता था स्वतंत्र रूप में, उसके लिए क्या नहीं थी बेटा, उसके लिए ड्रेन्स नहीं थी, पानी की कोई निकासी नहीं थी। मैंने पहले ही बताया था कि वहां पर पानी का कोई निकलने का रास्ता नहीं था। उन्होंने जो झोंपड़ियां वगैरह बना ली, लेकिन पानी फिर भी इधर उधर वहीं फैलता रहता था, वहां कोई पानी का निकलने का कोई साधन नहीं था। एंड हेयर 10,000 यानी कि 10,000 रैक पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले, यानी वहां पर 10,000 कूड़ा बीनने वाले आर लिविंग, क्या हुआ बेटा, रह रहे थे। यानी वहां पर कितने लोग रह रहे थे, पूरा 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग रह रहे थे। तो देखा जाए तो 10,000 काफी बड़ी संख्या है, और 10,000 लोग वहां रह रहे थे, अपने छोटे मोटे मकान बना के, त्रिपाल टीन के बनाए थे, मिट्टी के भी बनाए थे। लेकिन अब इस समय वर्तमान में देखा जाए तो सीमापुरी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, कभी आप जाओ तो देख के आना। और अब एक बहुत ही चर्चित, बहुत ही फेमस स्थान बन गया है, बहुत ही है। तो वहां पर ये तो 1971 की बातें चल रही हैं बेटा, 1971 तक काफी समय हो गया, 50 साल के समथिंग हो गया। तो 50 साल में तो क्या होता है, एक पीढ़ी बदल जाती है, और वो तो पहले से ही रह रहे हैं वहां पर। दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1971, यानी कि वो वहां पर रह रहे थे कब से, 1971 से रह रहे थे। विदाउट एन आइडेंटिटी, उनके पास कोई भी क्या था, कोई भी पहचान पत्र नहीं था, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था। विदाउट परमिट, बिना किसी आदेश के रह रहे थे, कोई आदेश नहीं था। जैसे कि अब मान लो आज हम रह रहे हैं यहाँ पर अलीगढ़ में, तो हमारे पास सब चीज है, कोई चेक करने आए, राशन कार्ड कहाँ है, आधार कार्ड कहाँ है, वोटर कार्ड कहाँ है, सब प्रोवाइड कर देंगे हम, ठीक है ना। बट उन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं था, ना तो आइडेंटिटी प्रूफ था। आइडेंटिटी प्रूफ में हम कह सकते हैं हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड भी हमारा है, वोटर कार्ड है, ये है। और विदाउट परमिट, और कोई आदेश कार्ड भी नहीं था उसके पास, जिससे कि आदेश हो कि तुम यहां पर रह सकते हो। बट आई हैव ए राशन कार्ड, लेकिन उनके पास क्या था बेटा, उनके पास एक राशन कार्ड था। क्या था, उनके पास एक राशन कार्ड था। एक राशन कार्ड से क्या होता था, डेट गॉट देयर नेम्स ऑफ वोटर लिस्ट,
और उस राशन कार्ड की वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ जाता था। जो वोटर लिस्ट होती है, जो इलेक्शन होता है, तो उस लिस्ट में नाम चढ़ गया उनका, तो उसकी वजह से उनका नाम उसमें चढ़ जाता था। और इससे बेनिफिट क्या मिलता था ये देख लीजिए, विच दे बाई ग्रेन विदाउट विद, यानी विच माने जिससे, दे बाई वे खरीद सकते थे, ग्रेन क्या खरीद सकते थे बेटा, अनाज खरीद सकते थे। यानी उससे जो राशन कार्ड जो था उससे उनको एक ही फायदा था, क्या खरीद सकते थे, वो राशन खरीद सकते थे। देयर राशन कार्ड एंड मोर इंपोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड आइडेंटिफाई। तो उनका कहना था कि जो उनका राशन कार्ड है, जो उनका राशन कार्ड है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फॉर सर्वाइवल किसके लिए, जीविका के लिए या जीवन के लिए। उन्होंने कहा कि जो राशन कार्ड है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड आइडेंटिटी किसकी, पहचान पत्र की अपेक्षा राशन कार्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि राशन कार्ड से क्या होता है, हमको जीवन यापन करने के लिए साधन मिलता है। आइडेंटिटी कार्ड से क्या होगा, रह तो रहे ही हैं हम जैसे रह रहे हैं। आगे देखिए बेटा, थोड़ा सा और रह गया है, इसको भी देख लेते हैं, इसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो जाएगा। मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को याद करके माइंड में रखते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि कभी कभी अब देखो क्वेश्चनों की संख्या एक नहीं है, बुक में देखा जाए 15-16 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्या हम आपको 15-16 कराएंगे, नहीं कराएंगे। अपने हिसाब से हम आपको 4-6 करा देंगे। हो सकता है कि उन 4-6 में से भी नहीं देखने को मिले, तो क्या करोगे, छोड़ दोगे, नहीं छोड़ना है। तो ऐसे क्वेश्चन ही काम आते हैं उनके लिए, ये कॉमन क्वेश्चन है। और ये कॉमन क्वेश्चनों का मतलब क्या होता है, यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको मैच नहीं खा रहा है, नहीं लिख पा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में ये जो आंसर होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और जो आंसर हम लिखना चाह रहे हैं उनको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। व्हेन एवर जब कभी, दे फाइंड फूड, सॉरी जहां कहीं, व्हेन एवर क्या होता है, जहां कहीं कह सकते हैं, जब कभी। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा अर्थ सूटेबल होना चाहिए, हमें बोलने में अच्छा लगना चाहिए और सामने वाले को सुनने में अच्छा लगना चाहिए, वही इसका अर्थ सही माना जाता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं, किसी को कुछ बोला जाता है, किसी को कुछ, क्योंकि ये प्रोज जो बुक होती है इसमें कई भाषाओं के वर्ड आते हैं, तो कई भाषाओं के वर्ड आते हैं, तो वर्डों के अलग अलग मीनिंग होंगे। ठीक है। व्हेन एवर जहां कहीं, दे फाइंड फूड जहां कहीं उनको भोजन मिल जाता है, क्या मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, भोजन का साधन मिल जाता है, तो क्या होता है, दे पिच देयर टेंट्स, तो वे वहीं पर अपना क्या बना लेते हैं, वहीं पर अपना टेंट गाड़ लेते हैं। डेट बिकेम टेम्परेरी होम्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम अस्थाई घर कहते हैं। टेम्परेरी होम समझते हो ना, अस्थाई घर। आज यहाँ टेंट लगा लिया, यहाँ हमको काम मिल रहा है, यहाँ कैसे काम खत्म हो गया, दूसरी जगह काम मिल गया, तो वहां पर एक टेंट लगा लिया। समझे ना। जैसे कि मान लो बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे कि रोड बनना है, अब रोड बनाने के लिए रोज लोग घर से आएंगे, वो रास्ते में आते आते थक जाएंगे, काम क्या करेंगे, काम क्या करेंगे बेटा, घर से ही आते थक जाएंगे, फिर 2 घंटे आने के लिए, 2 घंटे जाने के लिए। तो इनके लिए क्या होता है, जहां इनका काम चलता है वहीं पर ये अपने एक अस्थाई घर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अस्थाई घर, टेम्परेरी होम बना लेते हैं। वहीं पर रहना, वहीं पर खाना, टाइम से काम पर पहुंच जाना, और जब काम खत्म हो जाता है तो उस टेंट को हटा देते हैं, तो इसको बोलते हैं टेम्परेरी होम। सेम कंडीशन ये लोग भी ऐसे ही करते थे कि जहां इनको काम मिल गया, जहां अच्छा काम मिल गया, खाने को भोजन मिल रहा है, वहीं पर अपना टेंट जमा लेते थे, और वहीं पर जब तक रहते थे जब तक उनको वहां पर साधन मिल रहा है। चिल्ड्रन ग्रो अप, बच्चे जो थे वो बड़े हो जाते थे, बच्चे वहीं पर बड़े हो जाते थे। अब मान लो कहीं बस गए जाके, वहीं टेंट गाड़ लिया, अब काफी लंबे समय तक काम चलता रहेगा, मान लीजिए 2 साल तक काम चलेगा, तो 2 साल तक बच्चों के पास नहीं जाएंगे, जाना पड़ेगा। इसलिए क्या किया, बच्चों को भी वहीं पर ले आए। 2 साल तक रहेंगे तो हो सकता है कि वहाँ एक आध बच्चा भी पैदा हो जाए उनका,
भाई जब एक काफी समय तक कहीं रहोगे तो वहां पर हो सकता है कि बच्चा भी पैदा हो जाए, तो बच्चे जो पैदा हुए हैं वो बड़े भी होंगे आपके। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब काफी समय तक वहां पर स्टैंड रहेंगे वो, तो उनका जो पारिवारिक जो क्रियाक्रम है वो वहां पर भी आपका बढ़ता रहेगा। तो चिल्ड्रन ग्रो अप, बच्चे बड़े हो जाएंगे, इन देम, उनके साथ ही, एंड बिकेम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो क्या करेंगे, एक सहयोगी का काम करेंगे, किसके लिए, जीवन यापन के लिए, सर्वाइवल के लिए किसका काम करेंगे, एक सहयोगी का। यानी कि जब बच्चे होंगे तो बड़े हो जाएंगे तो काम में उनकी सहायता करेंगे, और जब फैमिली साथ रहेगी तो और भी बच्चे पैदा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्रम क्या है, उनका चलता रहता है। तो इसी क्रम में ऑल पीपुल, यानी सभी लोग जो होते हैं इन सीमापुरी आर रैग पिकर्स, क्या हैं, ज्यादातर जो सीमापुरी में लोग हैं वो सभी क्या हैं, कूड़ा बीनने वाले हैं। एंड रैग पिकिंग इज द मीन्स ऑफ देयर सर्वाइवल, और जो कूड़ा बीनना है, जो कूड़ा बीनना है वो क्या है, वो बेटा एक मीन्स है, यानी कि एक साधन है उनका, किस चीज का, जीविका का, यानी जीविका कमाने का उनका एक साधन भी है। यानी कूड़ा कचरा बीनते हैं और उसमें से अच्छे अच्छे पदार्थ को वो बेच देते हैं, जिससे पैसा मिलता है, तो क्या होगा, जीवन जीने का एक साधन भी बन जाता है वो। इट इज बेटर डेली ब्रेड, तो इट इज देयर डेली ब्रेड, यानी क्या होता है, वो उनका दैनिक भोजन होता है, यानी उनको दैनिक भोजन भी मिल जाता है। एंड गिव्स देम ए रूफ, और उनको क्या मिल जाता है, जब वो एक जगह रुककर इन सारी चीजों को करेंगे, काम करेंगे, रहेंगे वहीं पर, तो उनको एक रूफ, यानी कि उनको एक छत या घर भी मिल जाता है। ओवर देयर हेड्स, किसके लिए, उनके सिर को छुपाने के लिए। तो बेटा ये समझ गए होंगे। तो इसमें कहा जाए तो पूरे चैप्टर की समरी आ गई, और मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉमन क्वेश्चन माने जाते हैं और इनके आंसर भी कॉमन माने जाते हैं। कभी कभी हो जाता है, मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, सपोज दिन हमने भी नहीं बताया है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, तो ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं और इनके आंसर उन क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज मुकेश, क्या है बेटा, हु माने कौन, वाज माने था, मुकेश माने मुकेश, यानी कहा जाए तो मुकेश कौन था। व्हाट डिड यू वांट टू डू इन हिज लाइफ, व्हाट मीन्स क्या, डिड यू, यू माने तुम, वांट में चाहते हो, टू डू माने करना, इन हिज लाइफ माने जीवन में, यानी कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो। पहली बात मुकेश कौन था, दूसरी बात तुम जीवन में क्या करना चाहते हो। क्योंकि बेटा जब आपको आंसर लिखना है तो ये तो पता होना चाहिए कि हमको किस तरह से आंसर लिखना है, तो तभी तो आप लिख पाओगे, जब तक आपको उसके बिंदु पता नहीं होंगे। तो बेटा दूसरी बात पूछ ली कि उसने व्हाट डिड यू वांट टू डू हिज लाइफ, कि जीवन में आप क्या करना चाहते हैं। इसके बाद एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू डू फॉलोज, और किस चीज को फॉलो नहीं करना चाहते हो, यानी जीवन में क्या तो करना चाहते हो और क्या नहीं करना चाहते हो, यही पूछा है इसमें, ठीक है। तो यही जो पूछा है वही हमको आपको बताना है। बहुत ही अच्छी तरह से अपनी लैंग्वेज में हमने आंसर लिखा है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। बहुत ही सिंपल वर्ड का यूज किया है, ऐसे वर्ड हैं जिनको आप पहले से ही जानते होंगे, पहले आपने पढ़ा होगा, पहले आपको उन्होंने समझा होगा, ठीक है। तो बेटा शुरू करते हैं आंसर। देखिए, मुकेश वाज द सन ऑफ पुअर फैमिली, तो सिंपल सी बात है, मुकेश जो था एक पुत्र था, कौन सा, गरीब परिवार का लड़का था, गरीब परिवार का एक बेटा था। कोई वर्ड ऐसा मिल जाए जो आपकी समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, फिर भी हम एक एक वर्ड का मीनिंग आपको डिस्कस करेंगे। मुकेश वाज द सन, सन माने क्या है बेटा, बेटा, पुत्र कह सकते हो आप, बेटा। पुअर फैमिली, गरीब परिवार, यानी कि मुकेश जो था एक गरीब परिवार का बेटा था। ही वाज द मेंबर, यानी वह कौन था, वह एक सदस्य था। मेंबर में क्या होता है, सदस्य। तो हमने बताया था जो भी डिफिकल्ट वर्ड होगा उसको हम यहां पर लिख देंगे ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ जाएं। ऑफ द फैमिली, तो ही वाज द मेंबर, वह एक सदस्य था, ऑफ द परिवार का। फ्रॉम
फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद के एक परिवार का वो क्या था, एक सदस्य था। तो आपको ये तो पता ही है कि कहानी किसकी चल रही है, फिरोजाबाद की चल रही है। फिरोजाबाद में क्या फेमस है, सभी परिचित हैं इस बात से कि क्या फेमस है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो। ठीक है, आप ये तो अब चैप्टर आ गया है इसका, इससे पहले भी आपने बहुत सारी मूवीज में बहुत सारे थॉट्स सुने होंगे फिरोजाबाद के बारे में। ठीक है ना। एंड हिज फादर वाज पुअर बैंगल मेकर, और उसके एंड माने और, हिज फादर माने उसके पिताजी, वाज माने थे, पुअर माने गरीब, बैंगल में चूड़ी होती हैं, मेकर माने बनाने वाले, इन फिरोजाबाद, यानी कि उसके जो पिताजी थे वो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने का कार्य करते थे या गरीब चूड़ी बनाने वाले थे। ही मिस क्या होता है, वह। ही वांटेड टू बी ए मोटर मैकेनिक, और वह किसके लिए आया है, वह ये मुकेश के लिए आया है। तो मुकेश वांटेड चाहता था, मुकेश चाहता था टू बी बनना ए मोटर मैकेनिक, वह क्या बनना चाहता था, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, एक मोटर गाड़ी का मिस्त्री बनना चाहता था। और फादर क्या करते थे, फादर चूड़ी बनाते थे। तो इसका जो टेस्ट था वो कैसा था, वो डिफरेंट था ना, मतलब जो पिताजी चाहते थे वो ये नहीं चाहता था, और ये जो चाहता था वो पिताजी भी नहीं चाहते होंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति को जिस चीज की जानकारी होती है वो उसी चीज के लिए उसको प्रेरित करता है। इन हिज लाइफ, यानी कि जीवन में। तो मुकेश जो था वो अपने जीवन में क्या बनना चाहता था, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। बेटा ऐसे वर्डों को इसी रूप में याद किया करो। अगर आप कहोगे कि कार का मिस्त्री बनना चाहता था, तो इसमें आपको बहुत सारी स्पेलिंग्स भी, बहुत सारे वर्ड को समझने में दिक्कत होगी। अगर आप इसको मोटर मैकेनिक ही पढ़ोगे तो आपको एक बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, क्योंकि जब मोटर मैकेनिक पढ़ रहे हैं तो मोटर मैकेनिक ही हमको लिखना है ना, तो इससे बड़ी सुविधा मिलती है। ठीक है बेटा। सो इसीलिए ही टोल्ड, उसने बताया, उसने कहा डेट ही वांटेड टू बी ए ड्राइव ए कार, इसलिए उसने बताया कि वह एक कार चलाना सीखना चाहता है। तो उसका शौक था कि वह एक कार ड्राइवर बने, कार चलाया करे। कार चलाने से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, एक तो आपको कार में घूमना मिल जाएगा और पैसे की भी अर्निंग होगी जब कार चलाओगे, तो एक तो हमारा शौक भी पूरा हो जाएगा और दूसरा पैसे की अर्निंग हो जाएगी, व्यवसाय भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसने ऐसा सोचा, वो एक कार ड्राइवर बनना चाहता था। एंड ही वांटेड टू बी हिज ओन मास्टर, और उसकी एक और खास बात थी, वो चाहता था कि मैं स्वयं का मालिक बनूं। क्या चाहता था, मैं स्वयं का मालिक बनूं, मैं किसी का गुलाम न बनूं। यानी कि उसने सोचा कि जब मैं कार ड्राइवर बन जाऊंगा तो मैं स्वयं का मालिक होऊंगा, अपना मन करेगा तो चलाने जाऊंगा, मन नहीं करेगा तो चलाने नहीं जाऊंगा। तो यह भी उसकी थिंकिंग थी कि वह क्या चाहता था, टू बीइंग हिज ओन मास्टर, अपने स्वयं का मालिक बनना चाहता था वो। फॉर विच, इसलिए ही हैड टू टेक ए ग्रेट रेन गोइंग अगेंस्ट हिज फैमिली, इसीलिए उसने क्या किया, ही टेक ए ग्रेट, एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, गोइंग अगेंस्ट हिज फैमिली, अपने परिवार के विरुद्ध जाने का, यानी कि जो वो करना चाहता था वो अपने परिवार के विरुद्ध करना चाहता था, जो उसका परिवार नहीं चाहता था। ये रेन वर्ड नहीं है यहाँ पे, गोइंग अगेंस्ट हिज फैमिली, यानी वह अपने परिवार के, यहां पर एम होगा यहां पर, यानी अपने एम के लिए अपने परिवार से अलग जाना चाहता था। एंड मेंबर्स, और किससे, जो परिवार मेंबर थे। एंड विदाउट सपोर्ट, बिना किसी की सपोर्ट के, वो ये नहीं चाहता था कि कोई उसको सपोर्ट करे, कोई उसको प्रोत्साहन दे, वो बिना किसी की सपोर्ट के अपने उस कार्य में करना चाहता था। ही वाज टू गोइंग वेरी फार, यानी वह कहाँ जा रहा था, वह बहुत दूर जा रहा था। फॉर लर्निंग फ्रॉम द हाउस, सीखने के लिए, यानी कि वो जो कार सीखना चाहता था, कार चलाना सीखना चाहता था, वो बहुत दूर जाना चाहता था, क्योंकि उसके नज़दीक ऐसा कोई
गैरेज नहीं था जहां पर वो इस काम को सीख सके। एंड एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, और उसके परिवार के दूसरे लोग एज एंगेज्ड लगे रहते थे इन मेकिंग बैंगल्स, क्या करने में, चूड़ियां बनाने में। और भी उसके परिवार के लोग थे जो क्या करते थे, वो चूड़ी बनाने में ही लगे रहते थे और चूड़ी के काम को ही अपने को आगे बढ़ाते थे। ठीक है बेटा, तो ये समझ चुके होंगे। थोड़ा सा और इसका हो तो उसको भी हम डिस्कस कर देते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। एंड द ड्रीम ऑफ मुकेश, यानी मुकेश का एक सपना था, वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स बिजनेस। तो उसका सपना क्या था कि उसका सपना यह था कि जो उसके माता पिता का बिजनेस है, जो उसके माता पिता का व्यापार है, वह उससे अलग व्यापार करना चाहता था। यही उसका सपना था, यही उसका ड्रीम था। एज बैंगल्स मेकर इन फिरोजाबाद, जैसे कि उसके पिताजी क्या थे, वो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने का कार्य करते थे। ही डिड नॉट फॉलो हिज फैमिली बिजनेस, और वह अपना जो परिवार था, उसके परिवार का जो बिजनेस था, वह उसको नहीं अपनाना चाहता था, वह उसको फॉलो करना नहीं चाहता था। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि मुकेश कौन था, दूसरा मुकेश क्या चाहता था, और तीसरा था कि मुकेश क्या नहीं चाहता था। तो ये बात आ गई यहाँ पर, वो क्या नहीं चाहता था, जो उसके परिवार का जो व्यापार था, वो बिजनेस था, वह उसको नहीं करना चाहता था। तो बात समझ गए होंगे कि उसकी जो तीन बातें क्या थी। तो ही डिड नॉट फॉलो, वह नहीं करना चाहता था हिज फैमिली बिजनेस, अपने परिवार का जो बिजनेस था उसको करना नहीं चाहता था। ऑफ मेकिंग बैंगल्स, क्या करना, चूड़ी बनाना इन फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद में उसके माँ बाप का जो काम था वह उसको करना नहीं चाहता था। वह केवल क्या चाहता था, तो वह उसका अपना अलग उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था, वह एक कार मैकेनिक बनना चाहता था और कार की ड्राइवरी करना सीखना चाहता था। तो यही बातें हैं। इसके बाद मुकेश डिड नॉट वांट, मुकेश नहीं चाहता था टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना, हिज लाइफ, अपने जीवन में, ऑफ मिस्री, यानी अपने जीवन में कष्टों को नहीं चाहता था। वो ये चाहता था कि मुझे जीवन में कष्ट ना मिले। क्यों कि जो उसके माँ बाप कार्य करते थे उसमें बड़ी मेहनत थी, उसमें बड़ा कष्ट था। कष्ट क्या था कि आपको आग के सामने हर समय रहना पड़ता था, क्योंकि चूड़ी बनाने का जो कार्य है बहुत ही कठिन कार्य है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर आपको आग के सामने बैठना है, आग से ही खेलना है। हो सकता है कि आग की छींटें आपके ऊपर आ जाएं, जो कांच होता है, इस वजह से। तो वह मुकेश डिड नॉट वांट, मुकेश नहीं चाहता था एक्सेप्ट हिज लाइफ, अपने जीवन में, ऑफ मिजरी, कष्टों को पालना नहीं चाहता था, कष्टों को रखना नहीं चाहता था। एज हिज पेरेंट, जैसे कि उसके माता पिता ने जो कष्ट सहे थे वो नहीं चाहता था। हैड डन, यानी कि जो उसके माता पिता ने कार्य किए थे उनको जो कष्ट मिला था, ऐसा वो कष्ट नहीं चाहता था। When, जब द ऑथर आस्क्ड हिम, जब लेखक ने, जो लेखिका थी अनीस जंग, उन्होंने उससे पूछा अबाउट हिज गोल, उसके गोल के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में, कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा गोल क्या है। तो जब अनीस जंग ने उनसे पूछा तो क्या कहा था उसने, ही स्ट्रेट फॉरवर्डली, उसने सीधे सीधे कह दिया था, मतलब कोई बात घुमा फिरा के नहीं कही थी, उसने सीधे सीधे कह दिया था, सीधे सीधे उत्तर दिया था। फॉर मोटर मैकेनिक, क्या उत्तर दिया था कि मुझे तो मोटर मैकेनिक ही बनना है। तो बेटा ये था मुकेश के बारे में। तो ये बातें आपको याद रखनी है बहुत ही अच्छी तरह से। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, हो सकता है कि सन 2023 में आपको देखने को मिल जाए, इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से इसको आपको याद करना है। बहुत ही बढ़िया तरह से हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सरल सरल शब्दों के साथ इसको लिखा है ताकि आप इसको समझ सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये भी आपका जो मुकेश का चैप्टर है उससे ही संबंधित है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से। गुड मॉर्निंग, राजपाल जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, सभी के लिए गुड मॉर्निंग।
ठीक है बेटा, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको इसको समझना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है और काफी क्वेश्चनों को ये आपको समझाने में दिक्कत करेगा, समझाने में सहायता करेगा। इसके माध्यम से आप कई क्वेश्चनों के आंसर बना सकते हैं। फिलहाल तो आपको यहाँ पर हमने एक ही क्वेश्चन दिया है, जब बाद में हम आपको कुछ ट्रिक, कुछ तरीके बताएंगे तो उस समय आपको हम ये चीज़ें बताएंगे कि इससे, इस क्वेश्चन को याद करने से आपको कितना फायदा होगा। ठीक है, बेसिकली हम तो आपको देखो बहुत ही कम क्वेश्चन करा रहे हैं, एक चैप्टर में 4 क्वेश्चन कराते हैं। देखा जाए तो एक चैप्टर में कम से कम 10 टॉपिक होते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन हमें लगता है हमारे हिसाब से, क्योंकि काफ़ी समय से हम इस क्षेत्र में हैं, तो इतनी तो जानकारी है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो ज़्यादा ही रिपीट होते हैं और ज़्यादा ही आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। व्हाट फोर्स, फोर्स में ताकत होती है, शक्ति होती है। व्हाट मीन्स क्या, कौन सी भी कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड का जो मीन्स होता है वो हम क्वेश्चन बेस के हिसाब से या हम लैंग्वेज के हिसाब से भी उसका निकाल सकते हैं। यानी कि जो हमको बोलने में सूटेबल लगे, जो हमको बोलने में अच्छा लगे, तो वो हम उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। यानी कि व्हाट मीन्स क्या होता है तो हम इसका मीनिंग क्या ही निकालें। अगर इसका मीनिंग कुछ और निकालने पर भी हमारा अर्थ सिद्ध होता है तो वो हम निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं व्हाट फोर्स, तो व्हाट में यहाँ फोर्स क्या, शक्तियां, है ना, इस तरह से हो सकता है, क्या ताकतें। लेकिन यहां पर हम कौन सी शब्द बोलें, कौन सी, तो कौन सी शब्द हमको बहुत अच्छा लगेगा, विच फोर्स, कौन सी शक्तियां, कॉन्स्पायर यानी कि षड्यंत्र रचती हैं। कॉन्स्पायर मीन्स क्या होता है, षड्यंत्र रचना। क्या होता है बेटा, षड्यंत्र रचना। यानी कौन सी ताकतें षड्यंत्र रचती हैं, टू कीप, रखने के लिए, द वर्कर्स माने मजदूरों को, इन द बेंगल इंडस्ट्री, किसमें, चूड़ी के उद्योग में, फिरोजाबाद, कहां पर, फिरोजाबाद के चूड़ी के उद्योग में, इन पॉवर्टी माने गरीबी में। देखो, जब तक आप क्वेश्चन का मीनिंग ठीक से नहीं समझ पाओगे तो बेटा आंसर क्या लिखोगे। तो मेरी बात को ध्यान से समझना यह है कि सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया तरह से समझो। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो 50% उसका आंसर तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्वेश्चन समझ लिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कहा कि हु वाज मुकेश, अब आपने समझा कि इसका मतलब क्या है, मुकेश कौन था। अब आपके दिमाग में बातें चल गई हो कि मुकेश ये था, मुकेश ये था, मुकेश ये था, मुकेश वो था, सारी बातें आपके दिमाग ने सोच ली। तो क्वेश्चन का मीनिंग समझना बहुत ही जरूरी है, और यदि आपने क्वेश्चन का मीनिंग समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि यदि आपको उसका आंसर भी नहीं याद होगा और चैप्टर की आपके हिंदी माइंड में होगी तो आप 50% उसका आंसर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। जब 50% लिख लिया तो 50% तो और आप थिंक कर सकते हैं, सोचे कर सकते हैं। समझ में आया नहीं आया, तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि आप आंसर को आसानी से कर सकते हैं। कब, जब क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ जाए। तो व्हाट फोर्सेस, कौन सी शक्तियां थी, कौन सी ताकतें थी, कॉन्स्पायर जो षड्यंत्र रच रही थी, टू कीप द वर्कर्स, किसको, मजदूरों को, इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का जो चूड़ी का उद्योग था उसमें लगे रहने के लिए, इन पॉवर्टी, गरीबी के। यानी कि जो फिरोजाबाद में जो लोग, जो मजदूर थे, वो गरीबी के कारण क्या हुआ था, उसी काम में लगे रहते थे। यानी कि चूड़ी बनाने में लगे हुए हैं और गरीब के गरीब हैं। ऐसा हो कोई काम करने से हमको गिरोह हो रहा है, हमको फायदा हो रहा है तो हम उस काम को करें, लेकिन हमें उस काम से फायदा कुछ नहीं हो रहा है और फिर भी हम उस काम में लगे हुए हैं। तो ऐसी कौन सी ताकतें थी, ऐसी कौन सी शक्तियां थी जिनके कारण उनको उसमें लगना पड़ता था, गरीबी में भी होते हुए भी। तो बात समझ गए होंगे। तो उन शक्तियों को बताना है आपको। तो आंसर देख लेते हैं। दीज आर मैनी फोर्सेज, बहुत सारी ताकतें थी, बहुत सारी शक्तियां थी, डेट जो कॉन्स्पायर षड्यंत्र रचती थी, टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल
इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, यानी कि लोग गरीबी में भी इन जो चूड़ी बनाने के उद्योग हैं, चूड़ी बनाने के कारखाने हैं, उनमें लगे रहें। उन पर दबाव डालती थी, षड्यंत्र रूप से उन पर दबाव डालती थी। तो फर्स्ट है आपका द वेब ऑफ पॉवर्टी। वेब मिस होता है जाल, क्या होता है? जाल। द वेब ऑफ पॉवर्टी, और पॉवर्टी माने जानते होंगे आप, गरीबी। ऑफ में से क्या होता है? काकी के, तो कह सकते हैं कि गरीबी का जाल, यानी गरीबी का जाल था उनके ऊपर पड़ा हुआ, इस वजह से उनको वो काम करना पड़ता था। मुख्य बात समझ में आ गई? देख लेते हैं। द वर्कर इन द बेंगल इंडस्ट्री, यानी कि जो मजदूर थे जो क्या करते थे, चूड़ी का जो कारखाना है उसमें कार्य करते थे, आर कॉट इन ए, जो उसमें फंसे हुए थे, वेब ऑफ पॉवर्टी, किसके कारण? गरीबी के जाल के कारण उसमें फंसे रहते थे। तो बात समझ गए होंगे, यानी गरीबी के कारण वो लोग इस काम में फंसे रहते थे, क्योंकि और कोई काम कर नहीं सकते थे और कोई काम वहां पर होता भी नहीं था। अब गरीब तो है ही हैं, लेकिन जीवन यापन तो करना है, जीवन तो जीना है, बच्चों को खिलाना पिलाना है। अगर ये भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इस वजह से क्या होता था, गरीबी के कारण वो उन्हीं चूड़ी के काम में ही लगे रहते थे। पॉवर्टी हैज कष्ट, यानी पॉवर्टी ने उनको क्रैश कर दिया था, कष्ट कर दिया था। देयर इंटिएटिव, यानी उनकी जो पहल थी, उनकी जो इच्छाएं थी, उनको क्या कर दिया था? उनको कष्ट कर दिया था, उनको कुचल दिया था। जो उनकी पहल थी, जो उनकी आगे बढ़ने की इच्छा थी, सब कुछ क्या हुआ था? सब कुछ कुचल दिया गया था। दे डू नॉट वांट, वे नहीं चाहते थे, टू टेक एनोदर वर्क, वो कोई दूसरा कार्य करना नहीं चाहते थे। अब करें भी तो कैसे करें भाई? किसी पे से पैसा ले लिया, किसी पे से कर्जा ले लिया कि हम तुम्हारा काम करेंगे, और उस पैसे को हमने अपनी फैमिली में लगा दिया, फैमिली को उसमें खर्च कर दिया, तो काम तो करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है भाई, तुमने पैसा लिया है। तो इस वजह से वो कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते थे। दे थिंक, वे सोचते हैं, डेट की दे कैन ओनली मेक बैंगल्स, हम केवल क्या कर सकते हैं? हम केवल चूड़ियां ही बना सकते हैं। देयर पॉवर्टी, उनकी गरीबी, हैज क्रस्ड देयर स्पिरिट ऑफ लीडरशिप, उनकी जो आत्मा की जो इच्छा है, आत्मा का जो आदेश है, क्या कर दिया है? उसको भी कुचल दिया है। किसने? गरीबी ने। देयर इज नो वन, कोई भी व्यक्ति नहीं था, हु कुड हेल्प देम, जो उनकी सहायता कर सके, यानी कि वहां पर कोई व्यक्ति उनकी सहायता भी नहीं करता था। सब व्यक्ति अपने अपने काम में ही मस्त थे, यानी कहा जाए तो सबको अपने अपने से ही मतलब था, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। द पॉवर्टी हैज क्रस्ड देयर सेल्फ कॉन्फिडेंट, यानी कि गरीबी ने उनका जो आत्मसम्मान था उसको भी क्या कर दिया था? उसको भी कुचल दिया था, उसको भी क्रस्ट कर दिया था। तो ठीक है, समझ गए होंगे ना बेटा? इस तरह से दे कैन नॉट मेक कोऑपरेटिव, यानी कि वो सहमति भी नहीं बना सकते थे। कुछ सहकारी समिति होती हैं, जैसे कि आपको भी जानकारी नहीं होगी, जैसे कि मान लो आपके फादर हैं और उनके मिलने वाले हैं और उनके मिलने वाले हैं, तो 10-20 लोग एक साथ होके क्या करते हैं? एक कमेटी बना लेते हैं और कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं कि आप 500-500 रुपये सब देंगे एक साथ और जिस व्यक्ति को जरूरत होगी उसको पैसा दे दिया जाएगा। अगले महीने फिर इकट्ठा करेंगे, फिर दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाएगा, अगले महीने फिर इकट्ठा करेंगे तो तीसरे व्यक्ति को। इस तरह से देखा जाए तो 10 मेंबर हो गए। कितने हो गए? 10 मेंबर हो गए, और 10 के जो काम थे वो भी पूरे हो जाएंगे। अगर व्यक्ति मान लो एक व्यक्ति 200, 300, 500 रुपये कमाता है मान लीजिए, है ना, अब उससे उसके ऊपर 10,000 रुपये का भार डाल दिया जाएगा, आपको 10,000 रुपये की व्यवस्था करनी है। अब वो कहाँ से करेगा? लेकिन ऐसी जो ये लोग कमेटी बना लेते थे, तो कमेटी के माध्यम से क्या होता था कि जिस व्यक्ति को ज़्यादा ज़रूरत होती थी
वो पैसा इकट्ठा किया 10 लोगों ने, मान लो 1,000 रुपये इकट्ठा किया, 10,000 रुपये इकट्ठा हो गया, वो एक व्यक्ति को दे दिया। अगले महीने फिर 1,000 रुपये इकट्ठा किया, फिर 10,000 हो गया, वो दूसरे व्यक्ति को दे दिया। तो इस तरह से जो लोगों के कार्य होते थे वो भी पूरे हो जाते थे। तो इसमें यही कहा गया कि दे कैन नॉट मेक कोऑपरेटिव, यानी कि वो कमेटी भी नहीं बना सकते थे, वो किसी एक दूसरे की से समिति भी नहीं बना सकते थे। ठीक है ना बेटा। इफ यदि दे गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि वो ऐसी कोई कमेटी बनाते, यदि ऐसा कोई कानून या नियम बनाते या ऐसी कोई कमेटी का निर्माण करते, एंड विल बी मेक मिस्टेक, और यदि उनसे कोई गलती हो जाती, मान लो सपोज करो, चलो उन्होंने ऐसी कोई कमेटी बना भी ली, कोई ऐसी कमेटी बना भी ली, और यदि उनसे कोई भी गलती होती थी तो गलती होने पर क्या होता है वो भी देख लीजिए। पुलिस विल बी बीटन एंड ड्रैग टू द जेल। तो क्या होता था कि यदि मान लो उन्होंने ऐसी कोई कमेटी बना भी ली और उस कमेटी में कोई लफड़ा हुआ, कोई दिक्कत हुई, तो क्या करती थी, पुलिस उनको पीटती थी और उनको जेल में डाल देती थी। तो ऐसा भी कानून था। इस वजह से लोग उस कमेटी को बनाने से भी डरते थे। आगे सेकंड पॉइंट है इसका, द विशियस सर्किल। विशियस भी होता है भ्रष्ट, और सर्किल मान तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, चक्र। तो कह सकते हैं भ्रष्ट चक्र। अब भ्रष्ट चक्र कैसा है, देखो भ्रष्टता तो हर जगह फैली हुई है। आप कहो, कहते हैं कि मैं न कहूँ तुम्हारी और तुम न कहो मेरी, ऐसी बात है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ नहीं है, हर जगह है, हर जगह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के रूप अलग अलग होते हैं, आपको पता होगा। सरकार थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है तो भ्रष्टाचार का रूप बदल जाता है, बट भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है। अब आपने देखा होगा योगी जी एंड मोदी जी की सरकार चल रही है तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा काबू में है, लेकिन लोग सोच रहे हैं काबू में है, लेकिन फिर भी अलग प्रकार का चल रहा है। पैसे का नहीं चल रहा है तो कैसा चल रहा है, भाई भतीजावाद का चल रहा है। भाई भतीजावाद जैसे, भाई इसका ध्यान रखना, कोई परीक्षा हो रही है इसका ध्यान रखना, ये मेरे भाई का लड़का है, ये मेरी बहन की बेटी है, ये मेरा बहुत ही नजदीक का जानने वाला है। इस तरह से टॉपिक आते हैं तो ऐसे भ्रष्टाचार बनते रहते हैं। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि जो भ्रष्ट चक्र है वो काफी फैला हुआ है, तो उस भ्रष्ट चक्र को भी हमें ध्यान में रखना है। ऑफ द साहूकार, तो बेटा किसका जो भ्रष्ट चक्र चल रहा था, साहूकार यानी साहूकारों का चल रहा था। द मिडिलमैन, जो बिचौलिया होते हैं उनका भी भ्रष्ट चक्र चल रहा था। बिचौलिया समझते होंगे आप, कोई दो व्यक्तियों का काम है और किसी तीसरे ने कहा कि मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा लेकिन इतने पैसे लूंगा या ये चीज लूंगा, तो उसको बोलते हैं हम बिचौलिया। ठीक है बेटा। द पुलिसमैन, तो पुलिसमैन की तो आप बातें जानते ही होंगे अच्छी तरह से। द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून को जानने वाले। ब्यूरोक्रेस्ट यानी कि जो अधिकारी होते हैं। एंड पॉलिटिशियंस, और राजनीतिज्ञ। हैव कॉट द वर्कर्स, यानी कि जो वर्कर्स थे, जो आपके मजदूर थे, जो कर्मचारी थे, वो क्या होता था, उनको इनके द्वारा पीड़ित किया जाता था। ये लोग हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता था, इनको पीड़ित किया जाता था, इनके द्वारा इनको दिक्कत पैदा की जाती थी। हैव कॉट द वर्कर्स इनटू देयर ट्रैप, और उनको उनके ही जाल में फंसा दिया जाता था। एंड डू नॉट लेट देम गो आउट ऑफ इट, और वो उस जाल से बाहर नहीं निकल पाते थे। यानी कि साहूकारों से क्या हुआ, पैसे की दिक्कत हुई, साहूकारों से पैसा ले लिया, ज्यादा ब्याज पर ले लिया, अब उनको वापस नहीं कर पा रहे हैं। साहूकार के बाद मिडिलमैन, किसके पास गए, बीच वाले। भाई जो पैसा लेते हैं तो बिना किसी की सहायता के तो मिलेगा नहीं, तो बिचौलिया के चक्कर में पड़ गए। किसी कारणवश पैसे को देने में दिक्कत हुई या उन्होंने ज्यादा पैसा मांगा तो पुलिस केस बन गया। बन गया नहीं बन गया। अब पुलिस के बाद, पुलिस से जब उलझे तो पुलिस के बाद क्या होता है, वकीलों के पास जाएंगे तो वकील का मामला आगे आ जाएगा। वकील से जब आगे बढ़ेंगे तो अधिकारियों से मिलना पड़ेगा। अधिकारी से जब बात नहीं बनेगी तो जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उन तक मामला पहुंच जाता है। इस तरह से जो
ये मजदूर लोग होते हैं, ये इन जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि वो उससे कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और मैंने आपको टोटल 4 क्वेश्चन कराए हैं। इन जो 4 क्वेश्चनों को आपको बहुत ही बढ़िया तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करना है, ताकि एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से कर सकें। और हमने जो क्वेश्चन, देखो हम स्वयं हाथ से क्वेश्चन लिखते हैं, पहले हिंदी लिखना फिर उसके आंसर लिखना, ताकि आप उसको ठीक से समझ सकें। यदि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से याद भी नहीं है और यदि आपको उसकी हिंदी याद हो जाती है तो भी आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब क्लास को यहाँ खत्म किया था, डी एंड। और सबसे खास बात ध्यान कौन सी रखनी है आपको, थैंक यू, इसके बाद लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, तो ये लिखा हुआ है। और हम भी कह देते हैं कि सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।